गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कीर्तिदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 SST विषय के अंतर्गत पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इन रिसोर्स के बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा क्या है? एक नाम। माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, मतलब जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। कौन सी भूमि का है? चट्टानी भूमि। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। माम्बा के पिता बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं और वह मक्का और सेम की खेती करते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक तरफ पीटर है जो कि न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, मतलब कि मध्य में रहता है न्यूजीलैंड के, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। ऊन बनाने का कारखाना चलता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों में लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ये कौन सा है? विस्तृत घास का मैदान। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मतलब कि एक तरफ है माम्बा जो कि उसके पिता कठिन परिश्रम करते हैं और मक्का और सेम की ही खेती कर पाते हैं, फिर भी वह उनके साल भर के खाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। लेकिन वो उनका घर का चट्टानी भूमि पर का एक भाग है, उनकी जो झोंपड़ी है वो। और एक तरफ पीटर है जो कि उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, मतलब ऊन बनाने का कारखाना है उनका। और भेड़ों का बाड़ा है कुछ दूरी पर, इसके अंतर्गत घास के मैदान पर स्थित है उसका बाड़ा भेड़ों का। और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उन्होंने उपयोग करते हुए इसका प्रयोग वैज्ञानिक विधि के द्वारा इसका प्रबंध किया है। ठीक है। और जैविक कृषि के द्वारा उनके द्वारा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। माम्बा और पीटर विश्व के दोनों विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता किस पर है? एक तो भूमि की गुणवत्ता है, मृदा मतलब मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और टेक्नोलॉजी के मतलब प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। आगे देखते हैं। एक क्या आप जानते हैं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन वन है, मतलब कि वहां पे कोई नहीं रहता है, निर्जन वन है वो। भूमि देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल पर 30% भाग भूमि है, मतलब पृथ्वी है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, मतलब कि इस थोड़े से प्रतिशत के अंतर्गत भी कुछ भूमि ऐसी है जहां रहने योग्य अर्थात आवास बनाने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, उसकी भूमि आवास योग्य नहीं है, मतलब रहने लायक और बनाने लायक नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? भूमि और जलवायु इनका भिन्न भिन्न होने के कारण ही जनसंख्या का वितरण असमान होता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। आगे देखते हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे कहते हैं भूमि उपयोग, जिनसे हम भूमि के उपयोग का कार्य करते हैं, जिसमें कृषि आती है। कृषि के द्वारा हम
अनाज उगाते हैं, वानिकी, खनन, सड़कें और उद्योगों की स्थापना करते हैं। इन्हें ही भूमि उपयोग कहा जाता है। आगे देखते हैं, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैसे, किससे किया जाता है? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मतलब कि उसके लिए भूमि सही चाहिए, मिट्टी चाहिए, वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, खनिज और जल की अगर उपलब्ध है तो ये भौतिक कारक भूमि उपयोग में बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरोध के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। मानवीय कारक मतलब कि मानव के द्वारा जो ये कारक बना, ये जो कार्य किया जाता है, जो भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसमें जनसंख्या और टेक्नोलॉजी की भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब कि जो अपनी प्राइवेट, निजी भूमि मतलब प्राइवेट जमीन कि वो व्यक्तियों के अधिकार में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, मतलब कि ये सरकार से संबंधित होती है, ये सरकार के अंडर में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है और इसका उपयोग समुदाय से संबंधित लोगों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या और उनकी मांग हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित होती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। जो आज का भूमि उपयोग है उसका प्रतिरूप हमारे जो परिवर्तन है, जो समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक परिवर्तनों को वे दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए ये सब प्रमुख खतरा है। क्यों है? क्योंकि पहले मैं आपको इससे समझाती हूँ। एक देखिए, ये है एक गांव, यहाँ पे खेती हो रही है, फिर जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ क्या हुए, थोड़े भूमि का उपयोग बदल गया, मकान बन गए, ट्रैक्टर आ गए, पहले हल जोतते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका विकास होने लगा, विकास हुआ तो फिर से जनसंख्या में यहाँ वृद्धि, और जनसंख्या में वृद्धि हुई तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, ट्रेन्स, बसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो इनका उपयोग भी समय के साथ बदल गया। और जब समय के साथ ये सब बदल गए तो वनों की कटाई भी हो गई। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसमें निम्नीकरण का खतरा हो गया, भूस्खलन का खतरा आ गया, मृदा अपरदन होने लग गया, मरुस्थलीकरण पर्यावरण आ गया। मरुस्थलीकरण मतलब पूरा मरुस्थल बन गया पर्यावरण। इसलिए ये सब चीज़ें क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ी खतरा है। ये सब पूरा एक खतरा है, ठीक है। आगे देखते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, मांगे बढ़ी, तो उसके कारण वन और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। ये रोकना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वन रोपण, वनों का रोपण करें, भूमि उद्धार करें, मतलब कि भूमि को दूषित ना करें, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें और उर्वरकों के भी नियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अगर इनका हम करें उपयोग तो भूमि संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। भूमि पड़ा, अब पढ़ेंगे हम मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ये ध्यान रखना,
पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। ये क्या हुई? ये भूमि से बहुत ही पास से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिज और जैव पदार्थ, इन दोनों का मिश्रण क्या बनाता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पे एक शब्दावली बताती हूँ मैं। अपक्षय, अपक्षय शब्द का अर्थ क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। एक चीज और बताती हूँ आपको मैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? मतलब कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों वर्ष हमारे लग जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आगे मैं आपको बताती हूँ। एक ये है मृदा, मतलब मिट्टी। इनसे क्या क्या होता है देखिए। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ये दूसरा नंबर देखते हैं इसका। मृदा क्या करती है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हामुस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं ये। और क्या करती है मृदा? देखते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। एक है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हामुस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये सब क्या है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं। तो आप ये सारणी अपनी कॉपी में बनाएंगे कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इन सब के बारे में इनका आपको विस्तृत बनाना है। जैसा इसमें है वैसा का वैसा आपको बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। ये दोनों हैं, जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। ठीक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थिराकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। तो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। ये दोनों इम्पोर्टेंट कारक हैं इनके। आगे देखते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। क्या उपाय किए जा सकते हैं? मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक, मतलब कि मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से? वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन होना चाहिए, वन लगाने चाहिए, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। मल्च बनाना। ये मल्च क्या होता है देखते हैं। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढकती जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ये इसे कहते हैं मल्च बनाना। इससे भी मृदा की निर्माण में सहायक है ये। पौधों के बीच अनावृत भूमि, अनावृत मतलब जो भूमि खाली भूमि, पौधों के बीच जो खाली भूमि होती है जिसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढकती जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, जिससे कि मल्च बनाना कहा जाता है। आगे देखते हैं वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म क्या है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं? चौड़े होते हैं, समतल सोपान होता है इनका, अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। इसे हम देखते हैं इस पिक्चर में। देखिए ये दिखा है, ये है वेदिका फॉर्म। चौड़ा है, समतल है, इससे और ये तीव्र ढलानों पर है, जिससे कि फसल उगाने में यह सहायक है। ठीक है। और इससे क्या होता है? मृदा अपरदन कम होता है और पृष्ठीय प्रभाव भी इसका कम रहता है। आगे देखते हैं समोच्च रेखीय जुताई। एक तरह का ये भी एक
पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये क्या करती है? एक पहाड़ी ढाल का समोच्च रेखाओं के समान, ये समान रेखाएं होती है और ये जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जो जल बह रहा है उसके अंतर्गत जो प्राकृतिक अवरोध है उसका निर्माण करती है ये। ठीक है, ये देखिए, इसको एक पिक्चर की तरह बताते हैं हम। ये है समोच्च रेखीय जुताई, इस तरीके से यहाँ पे जुताई की जाती है। पहाड़ी ढलान है, समान रेखाओं में समांतर जुताई हो रही है यहाँ पे, और जल बहता है तो वह प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं देखते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। एक बार फिर से देखते हैं। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये है, ये तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में होता है। इसमें पवन मतलब हवा की गति को रोकने के लिए ये वृक्ष एक लाइन में लगाए जाते हैं जिससे कि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, ये रोधिकाएं हैं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास में मृदा का उपयोग किया जाता है। क्या इसका उपयोग किया जाता है? पत्थरों का, घास का और मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। यहाँ इसमें क्या है, जो रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है और उसके सामने जल को एकत्र करने के लिए वहां पे खाइयां बनाई जाती है। वहीं पर ये समोच्च रेखीय रोधिकाएं होती है। एक क्रियाकलाप के द्वारा हम कुछ समझते हैं। जैसे एक ही आकार की और वो दो ट्रे लीजिए। इसके अंदर देखिए हम, ये दो ट्रे हैं। इस ट्रे के अंत में छेद बनाइए। क्या बनाना है? छेद बनाइए। इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए, मतलब कि मिट्टी से भर दिया और अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दिया और ब ट्रे के अंतर्गत हमने गेहूं और चावल के दाने डाल दिए और बाद में ब ट्रेन के दाने ऊपर कुछ ऊपर आ जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो, मतलब कि उनको टेढ़ा बना दिया, ढाल बना दी उनकी, और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और मग से जल डालते हैं, मतलब पानी डालते हैं और दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को, मतलब कि जो जल गिर रहा है उन जल को दो अलग अलग डब्बों में हम एकत्र करेंगे और तुलना करेंगे कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई। तो इसके अंतर्गत किसमें सबसे ज़्यादा मृदा बही थी? अ में। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मृदा नहीं बही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ गेहूं और चावल के दाने हमने डाल रखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। चट्टान बांध का है बीज की फसल उगाना। वृक्षारोहण से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एक कतारों में उगाई जाती है। इसके अंतर्गत भी फसलें एक कतार में उगाई जाती है। और आगे आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके।